बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायला अली। नाज़रीन, पाकिस्तान और IMF के दरमियान कतर में मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है, जबकि पंजाब के बाद बलूचिस्तान भी हमेयात सियासी बहरान का शिकार नजर आई। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी गई है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने गुजरांवाला में अवामी पावर शो का मुजाहरा किया, जिसमें साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर मुत्तहिदा हुकूमत पर शदीद तनकीद की। समेत दिन भर जो अहम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी नजर। सर, इमरान खान साहब का गुजरांवाला में सियासी पावर शो और हुकूमत को आइनी, मुआशी और सियासी बहरानों का इस वक्त सामना है। क्या समझ रहे हैं सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या होगा, और क्या हुकूमत के पास इन तमाम बहरानों से निमटने के लिए कोई ऑप्शन या कोई हिकमत अमली मौजूद है? जी, बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त एक मुकम्मल अनारकी, केओस, अफरा तफरी, तवाइफल मलूकी जिसको कहा जाए, और किसकी हुकूमत है, कौन ऑर्डर्स दे रहा है, कौन उन पे इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है। पाकिस्तान जो है वो अमली तौर पे एक तरह से पैरालिसिस का शिकार में नज़र आता है। और फैसला साजी की कुव्वत किसके पास है, फैसले कर कौन रहा है, फैसलों पे इम्प्लीमेंटेशन कौन करवाएगा, जो मैंने पहले बात की, वो हमें कहीं दूर दूर तक इस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती से नज़र नहीं आ रहा है। परफेक्ट स्टॉर्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं ना, उस तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इसमें अगले 24 घंटे कल के और फिर 48 घंटे परसों, यानी 2 दिन के बाद, 48 घंटों के बाद, इस वक्त जब हम बात कर रहे होंगे, ज़िंदगी रही तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे, और 2 दिन के बाद। और उस लॉन्ग मार्च में अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करने की कोशिश होती है, तो उनका कहना यह है कि तमाम मुल्क में जहाँ जहाँ उनके कारकुनान मौजूद हैं, वो सड़कें और शाहराहें और मार्केट्स और सब रोड्स ब्लॉक कर दें और पूरे मुल्क को जाम कर दें। तारीख़ गालिबन जो लॉन्ग मार्च की देने जा रहे हैं वो 26 से 29 के दरमियान है, यानी बिटवीन 26 एंड 29। ये अब तक इमरान खान साहब के जहन में है, लेकिन ये तारीख़ें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं, और इसका हतमी ऐलान वो परसों करेंगे। और इस ऐलान से पहले आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन इसलिए रहा क्योंकि कल जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, तो आज उसके बाद इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कल उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन ने मुनहरफ अराकीन के हवाले से फ़ैसला महफूज कर लिया है। वो महफूज फिर उन्होंने कहा कि आज सुनाया जाएगा। आज अगर सुना दिया जाता तो उबहम कुछ कम हो जाता, कुछ लोगों के कुछ क्लैरिटी हो जाती कि क्या उनके ऊपर ये बाइंडिंग है, क्या बाइंडिंग नहीं है, क्या हमजा शहबाज हैं, हमजा शहबाज नहीं है, ये क्लैरिटी आ जाती। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि वो हमजा शहबाज साहब का जो मामला है वो लटका रह गया, और उसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चंद इंतहाई यानी आप समझेंगे नामालूम वजूहात की बुनियाद पे आज फ़ैसला 12 बजे नहीं सुनाया, जिसकी वजह से पंजाब में इस वक्त हुकूमत मौजूद नहीं है कोई भी। और पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो किसी की बात नहीं सुन रही। कोई कह रहा है कि जी वो हमजा शहबाज साहब की बात सुन रही है, कोई कह रहे हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी तो ज़ाहिर है, बात तो यानी फ़ैसले हो रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि ये तो नहीं कि ना कह रहे हैं, लेकिन वो साथ इसलिए डरे भी हुए हैं क्योंकि हाई कोर्ट में कल पिटीशन दायर हो रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, और उसमें इन तमाम ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स को चैलेंज किया जा रहा है। और ये कहा गया है ब्यूरोक्रेसी से कि आप गैर कानूनी और गैर आइनी वज़ीर आला यानी हमजा शहबाज साहब के बारे में कहा जा रहा है, उनके फ़ैसले मानने से इनकार कर दें। अच्छा, अब ये कल के फ़ैसले पे बहुत बात हो चुकी है, मुख्तलिफ आरा आ चुकी हैं, तो मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन 172 के हवाले से बराबर के नंबर्स हैं गालिबन, और यहाँ पे 2 नंबर्स यानी मजमूई कैलकुलेशन में अगर आप उनको वोट के हक़ से महरूम भी कर दें तो एक अजीब सा मंज़र बनेगा, एक ऐसा मंज़र बनेगा जो समझ में नहीं आता कि अराकीन मौजूद हैं लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते। यानी मुनहरफ अराकीन जो हैं वो फिर मौजूद क्यों हैं,
एक सवाल पैदा होता है ना कि वो क्यों बैठे हैं। अगर वोट नहीं डाल सकते तो वो क्या करेंगे? वहाँ खाएंगे, पिएंगे, टीए लेंगे, वो क्या करेंगे? अगर वो कहीं किसी रायशुमारी में हिस्सा नहीं ले सकते, वो बजट के अंदर सेशन में हिस्सा नहीं ले सकते, वो सिर्फ खड़े होकर तकरीरें करेंगे और जब फैसले का वक्त आएगा तो उनका वोट ही काउंट नहीं होगा। तो ये जो है अब वो एक सुमुन बुकमुन से कुछ बुत बैठे नजर आएंगे हमें असेंबलियों में इस फैसले के बाद, और उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं होगा। और पैसे पकड़े हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने पैसे भी पकड़े हुए हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो जाहिर है कि कोई नून लीग का टिकट लेने गया, कोई पीपल्स पार्टी का, लेकिन मुनर्रफ अरकान के हवाले से ये फैसला आ गया। और उसमें वहाँ भी ये कि अब वो चूँकि इलेक्शन कमीशन का फैसला नहीं आया तो पंजाब में हुकूमत किसकी है कोई नहीं जानता, और इसका फ़ायदा जो है वो इमरान खान साहब को होने जा रहा है, इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद दाखिला जब होगा लॉन्ग मार्च का उस वक्त तक ये बहस चलती रहेगी। इतने दिनों से बहस ख़त्म नहीं हुई तो अगले 3-4 दिन में या हफ्ते में क्या ख़त्म होनी है, और फिर वो चैलेंज हो जाएगी कोर्ट में, फिर दूसरे कोर्ट में चैलेंज होगी, फिर उसमें तो ये एक झगड़ा जो है ये बढ़ता जा रहा है तसादुम बदकिस्मती के साथ। और इस्लामाबाद ज़ाहिर है कि चारों तरफ से घिरा हुआ है पंजाब से, और पंजाब में अगर हुकूमत नहीं है या पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और ख़ास तौर पे पुलिस के अंदर बहुत बेचैनी है कि क्या हम किस हद तक जाएं, हम क्या लाठियां मारें, किस तरह से रोकें, अगर कोई ग्रुप्स आ रहे हैं तो क्या गिरफ्तारियां करें, क्या गोली चला सकते हैं हम, क्या हम टीयर गैस कर सकते हैं। ये सियालकोट में जो वाक़यात पेश आए, बाकी तो एक रियासत की हुकूमत की रेट जो है वो मेरा ख्याल है कि मुकम्मल तौर पर ख़त्म होती नज़र आ रही है धरने से पहले, यानी लॉन्ग मार्च से पहले। और इमरान खान साहब जो हैं वो जाहिर है कि पंजाब चारों तरफ से घिरा हुआ है, और केपी से और पंजाब से लोग बड़ी तादाद में आएंगे, और उसके बाद अगर गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद वो वहीं पे रोड्स ब्लॉक कर देंगे। एक तो ये तो एक हिकमत अमली हो। दूसरी तरफ जो हुकूमत की हिकमत अमली सामने आई है वो हुकूमत का फ़ैसला ये है कि कोई फ़ैसला नहीं हुआ, यानी वो इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि किसी नतीजे पे अब तक नहीं पहुँचे, और अभी तक गौर व फिक्र जारी है। और जो ताज़ा तरीन ज़हन उनका बना है हुकूमत का वो ये है कि जी सब मिलके इस मुसीबत का, इस अज़ाब का सामना करेंगे जिसका नाम उन्होंने रखा हुआ है इमरान खान, और उसका करेंगे और किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे, और अस्करी क़यादत से या इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करेंगे, और एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास तलब किया जाएगा। ये उनके कल जो जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब लंदन से जिस मीटिंग में शरीक हुए हैं वाया वीडियो लिंक, जरदारी साहब भी थे और शहबाज शरीफ साहब भी थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब भी थे, बाकी क़यादत भी थी। उन्होंने कहा कि खुल के उस पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा कि बता तेरी रज़ा क्या है, यानी हम ये फ़ैसले करने जा रहे हैं तो आप बताइए कि हम क्या करें। लेकिन मसला ये है कि ये तो सियासी मसला है, और सियासी मसला है, और क्या फ़ौज जो है वो मॉब को कंट्रोल करने के लिए होती है मुल्क में, और क्या फ़ौज जो है वो आके गोलियां चलाती है। इसके बारे में बहुत पहले बात कर चुका हूँ। 1977 के जो वाक़यात थे उसमें गोली नहीं चलाती फ़ौज अपने लोगों पे। तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि क्या ये जो मुश्किल फ़ैसले हुकूमत ने करने का फ़ैसला किया है, और वो ये है कि आवाम के सरों पे एक महंगाई का बोझ आ रहा है, बहुत बड़ा बोझ, और तो क्या उसमें मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी उसमें? क्या वो कहेंगे कि अच्छा ये फ़ौज ने बजट पेश किया है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बात के ऊपर भी कोई तुक बनती है। मैं अपनी बात पे दोबारा जाता हूँ, जो बात मैं कई रोज़ से बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराने से पहले क्या मामला तय हुए थे? क्या ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ डिसाइड हुआ था कि उसके बाद का जो सेटअप है, क्योंकि मैं ये नहीं हुआ था, ये मैं आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ बता रहा हूं कि वो जब न्यूट्रल हुए थे तो उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं, इन्होंने कहा आप न्यूट्रल हो जाएं, बाकी काम हम करेंगे। एग्जैक्टली कोर्ट एंड कोर्ट जलसों में भी ये स्टेटमेंट्स थी, और अब भी उनका ये बयानिया था कि आप सिर्फ न्यूट्रल हो जाएं, यानी आप न्यूट्रल हो जाए बाकी हम देख लेंगे। अब वो न्यूट्रल हो गए, यानी उन्होंने अपनी जो एक्स्ट्रा सपोर्ट थी वो पीछे कर ली और न्यूट्रल हो गए। ठीक, अच्छा न्यूट्रल हो गए, इन्होंने गिरा दी हुकूमत, ठीक है, जैसे हुआ लोग मुनरफ हुए, इधर गए उधर गए, इन्होंने पूरा जैसे भी हुआ इन्होंने पॉलिटिकल प्रोसेस पूरा कर लिया, पॉलिटिकल प्रोसेस पूरा कर लिया। लेकिन उस पॉलिटिकल प्रोसेस में ये इन्होंने तय नहीं किया कि उसके बाद हमने क्या करना है। वहां से एक सजेशन जो था वो ये गया है हालिया दिनों में कि जी, और खामोशी से गया है कि जी मुल्क का केओस बढ़ रहा है तो आप अर्ली इलेक्शंस की तरफ चले जाएं।
ठीक है। अच्छा, अर्ली इलेक्शंस की तरफ जो है वो ये बराह रास्त तो मशवरा कोई नहीं देगा शहबाज शरीफ साहब को या किसी को, लेकिन एक आप समझ लें कि एक बिलवास्ता तौर पे एक मशवरा किया है कि आप अर्ली इलेक्शंस करवा लें ताकि हिजान खत्म हो। अब उनका कहना यह है कि अब तो हम हुकूमत में आ गए हैं, और हुकूमत में मियां नवाज शरीफ साहब का पहले दिन से पॉइंट ऑफ व्यू यह था कि इलेक्शंस करवा के एक अखलाकी जवाब होता है। और मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है, मैं नहीं समझता, जितना थोड़ा बहुत मैं जाहिर है कि एहसन इकबाल साहब को इतने सालों से देखा है, या ख्वाजा आसिफ को देखा है, या शाहिद खान अब्बासी साहब को देखा है, या कुछ शख्सियात, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि उनमें से कोई भी आदमी जो है वो वजारतों के लिए मतलब वजारतों के पीछे भाग रहा है। वो क्योंकि वजारतों के पीछे भाग रहे होते हैं तो ये तो मुशर्रफ साहब के दौर में वजीर बन जाते हैं, तो इन्होंने उस वक्त मियां नवाज शरीफ को नहीं छोड़ा, तो उसके बाद कैसे छोड़े? और मेरा नहीं ख्याल कि ये वजारतों का इनका मामला है, या ख्वाजा साद रफीक या बाकी लोग। लेकिन मसला ये है कि इस पूरे सेटअप का में उनको वजारतें मिल गई, और वो वजारतें मिली जिसके ऊपर सारा बोझ है। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, ये मैं बार बार रिपीट करूं, ये कोई इत्तेहादी हुकूमत वगैरह नहीं है। आखिर में अगर किसी के गले ये सारा ढोल पड़ेगा, ये बात जो की है ना जरदारी साहब ने, कि अब उनका एक कल जब मुलाकात हो रही थी, उन्होंने कहा ये ढोल हमारे गले पड़ गया तो इसको मिलके बजाएंगे या मिलके उठाएंगे ढोल। ऐसा नहीं होगा, ये ढोल पड़ा है नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब के गले में। वो वजीर आजम है और वो वजीर खजाना है, वो वजीर खारजा नहीं है कि आराम से टोनी ब्लिंकन साहब से मुलाकात हो रही है। और जाहिर है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जो भी इनका सेटलमेंट हुआ था आपस में, लेकिन जो जहां पे लोगों ने पकड़ना है, उन लोगों ने पकड़ना मुस्लिम लीग नवाज को है। इन्होंने मामला पहले तय नहीं किए थे, और इनको कर लेने चाहिए थे कि जी हम इसके फौरन बाद इलेक्शंस की तरफ चले जाएं ताकि मुल्क में हिजान खत्म हो जाए। इन्होंने बैठ के पहले ये तय किया कि हम इस्लाहात करवाएंगे। अब इंतखाबी इस्लाहात क्या होनी है? इंतखाबी इस्लाहात क्या होंगी? वो ये होंगी कि जी उसमें केसेस खत्म हो जाएंगे, उसमें से ऐसा नहीं होगा। मार्क माई वर्ड्स, ऐसा नहीं होगा। और मैं आपको ये बताऊं कि वो 12 डब्बे जो वाजिद भाई अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए लंदन में उनके रिहाइश गाह से गायब हुए थे, और वो 12 डब्बे आज ये जहां पे ये शो हो रहा है, आप समझ लें कि 1-1.5 मीटर की रेडियस में वो 12 डब्बे मौजूद हैं जो गायब हो गए थे, ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड के बैंक से ले जाए जा रहे थे। तो रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, चीज़ें मौजूद हैं, मसले ख़त्म नहीं होते। बरीड अलाइव, ये सारे जो जिन केसेस में बरियत भी हो गई, आप देखें दोबारा केसेस खड़े हो गए, ये मसले चलते रहेंगे। इनको पहले क्लियर कर लेना चाहिए था, बजाय इसके कि फौरी तौर पे हुकूमत में आए और ये कहें कि उसके बाद ये लॉ चेंज कर दो, ऐसे कर दो, ये केस खत्म हो जाएगा, ये रिलीवेंट नहीं होगा। उस वक्त तक नहीं होगा जब तक आपका सिस्टम या एस्टेब्लिशमेंट या आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो अब भी नहीं है। उसकी वजह से एक मुल्क में हिजान और क्यास बपा है। और यहां पर पहले तो ये होता था कि कोई शख्स आके वजाहत करता था कि जी डॉलर्स कैसे बढ़े हैं, ये डॉलर का रेट कैसे बढ़ गया है, रुपया कैसे गिर गया है, लेकिन अब कोई बताने को तैयार नहीं है। और जब से मौजूदा हुकूमत आई है, उनके आने के बाद से 17.5 रुपया गिर गया है। पाकिस्तानी रुपए की जो कीमत है वो 17.5 रुपए गिर गई है, और उसके नतीजे में 2300 अरब रुपए का हमें कर्जा बढ़ गया है। 2300 अरब रुपए का। आज के दिन की मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, यानी मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं 18 तारीख की, और ये जब आए थे उस दिन से लेके आज तक 2300 अरब रुपया बढ़ गया, क्योंकि रुपए की कीमत गिर रही है। और कोई वजाहत, कोई बात करने को भी तैयार नहीं है कि क्यों बढ़ रही है, क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि हमने बाहर से जो कर्जे लिए हैं, हमने यहां से रुपए उन डॉलर्स में कन्वर्ट करने हैं और फिर कर्जे डॉलर्स में वापस करने हैं। तो ये जब हमारा रुपया पहले मैं 60 रुपए या 70 रुपए में एक डॉलर लेके उनको वापस करता था, मैंने उनसे कर्जा लिया था जब 60 रुपए का था डॉलर, और जब वापस करूंगा तो मैं 200-250 रुपए यहां से दे के और फिर एक डॉलर में वापस करूंगा। आज पाकिस्तान का हर शहरी, हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर खातून, हर नौजवान 2,46,45 हज़ार का कर्जा उसके सर पे पड़ चुका है। और इस दौरान मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज ऑनलाइन इजलास में शिरकत फरमाई है IMF के साथ, और उनकी तरफ से वही बात हो रही है कि आप अवाम के ऊपर ये जो आपने कमिटमेंट्स की थी, इनकी तरफ से बात ये की जा रही है कि जी हम
जो हैं वो आपको मतलब एक हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि किस्तों में कर दें, उनकी तरफ से भी कोई बात हुई नहीं है। लेकिन मैं आपको इसी दौरान एक बात और बताऊं कि यहाँ पर हुकूमत जो है ये 172 की सूरत हाल हो गई है। यहाँ पर सारी कैलकुलेशंस आप लेना तो पंजाब में, और यहाँ पे एक वोट दोस्त मोहम्मद मुजारी का या एक और वोट जी, एक और वोट जी जी चौधरी निसार साहब का, वो फैसला कौन हो सकता है ये पंजाब की सूरत हाल में। और जी, और वहाँ पर जो सूरत हाल है इस्लामाबाद में, यानी जो कौमी असेंबली की सूरत हाल है, फैसला साजी आज भी नहीं हो सकी। हाँ। और ये कोई फैसला नहीं है, ये कोई बात नहीं है कि जी अब हम एक कौमी पार्लियामानी सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बनाएंगे और वहां पे उनसे कहेंगे कि जी आप ये हम करने जा रहे हैं और आप हमारा साथ दें और इमरान खान को क्या करना है। तो अगर आपका फैसला ही नहीं हो रहा, इतने दिनों में फैसला ही नहीं कर पा रहे, सख्त फैसले करने हैं, तो आज कुछ अच्छा आज अब क्या हुआ है कि जी लग्जरी आइटम्स के ऊपर पाबंदी लग गई। मैं आपको एक बात बताऊं, जो लग्जरी आइटम्स है ना, आप लगा दे पाबंदी, नहीं आनी चाहिए मुल्क में। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपको जो रेवेन्यू आता है ना, जो आप कहते हैं हमारे पास डॉलर आ गए हैं, इतने डॉलर बाहर से, उसमें कोई 51% आपके पास वो पैसा आता है जो बाहर से ही महंगी चीजें आती हैं, उन पर ड्यूटी लगती है। जो ड्यूटी लगती है वो आपके खजाने में आ जाती है। 51% आपका जो रेवेन्यू है ना, इंपोर्ट जो टैरिफ आप देखें, तो आप लग्जरी आइटम रोक दें। आप कह दें कि बाहर से गाड़ियां नहीं आएंगी, ठीक है, आप कह दें बाहर से मेकअप आप कर दें, लेकिन मैंने आई रिपीट, उस पे जो ड्यूटी लगती है वो ड्यूटी उस आपके खजाने में ऐड होती है। जी सर, ठीक है। तो आप जब बाहर से चीजें नहीं मंगाएंगे तो ड्यूटीज भी आपके पास वो जो टैक्स लगता है, जो ड्यूटीज लगती हैं, जो आपके खजाने में जाता है पैसा, जो रेवेन्यू इकट्ठा, आप कहते हैं ना हमारे गैर मुल्की डॉलर जितने आए सारे, तो कहां से आते हैं? वो सारे रेमिटेंसेज नहीं होती, वो ये ड्यूटीज भी होती हैं जो लोग सामान लेकर आ जाते हैं अपने साथ, कोई अपने साथ। तो एनीवे, अब आपने लग्जरीज आइटम्स बंद कर दिए, बहुत अच्छा किया, सोच समझ के किया होगा। दूसरी बात यह है कि आप आज श्रीलंका, मैं श्रीलंका को डिस्कस कर रहा हूं एक अरसे से, और अब मुझे जरा कभी कभी दुख भी होता है और कभी कभी इसके ऊपर ताज्जुब भी होता है कि अब पाकिस्तान में श्रीलंका डिस्कस हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज श्रीलंका में बदकिस्मती के साथ वहां पर ऑयल ख़त्म हो गया और पेट्रोल ख़त्म हो गया, और वहां पर उन्होंने ये कहा है कि जी एक शिप खड़ी है और वो इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं। वो मेरे पास पिक्चर्स नहीं है इस वक्त, लेकिन हम कोशिश करेंगे कल दिखाएं। जो उनकी कोलंबो की बंदरगाह है उससे कुछ फासले पे जहाज़ खड़ा हुआ है और जहाज़ के अंदर पेट्रोल मौजूद है, और उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन हम ये पेट्रोल, हम उम्मीद करते हैं इस बात की कि कोई ना कोई हमें पैसे दे देगा, कोई ना कोई मुल्क हमें पैसे देगा, और उसके नतीजे में हम ये पेमेंट करके और ये पेट्रोल अगले 24-48 घंटों में ले सकेंगे। लेकिन उन्होंने उम्मीद दिलाई है अपने अवाम से और कहा है कि आप पेट्रोल पंप्स तक ना जाएं, क्योंकि पेट्रोल पंप्स के ऊपर 4-4 मील की तवील कतारें खड़ी थीं। तो आज उन्होंने अनाउंस किया है कि पेट्रोल पंप्स के बाहर कतारें बंद कर दी जाएं, क्योंकि पेट्रोल मुल्क में ख़त्म हो गया है। पेट्रोल मुल्क में ख़त्म होने का मतलब ये है कि मुल्क का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ है और साथ ही इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको वर्ल्ड बैंक या कोई दूसरा मुल्क इतने पैसे दे के कम से कम वो एक जो शिपमेंट वहां पहुंची है, एक शिपमेंट इससे पहले भी आई थी, आपको याद होगा फरवरी में। सर बिल्कुल, वापस और वो शिपमेंट चली गई थी क्योंकि वो कार्गो जहाज आया था, एक शिपमेंट आई थी जनवरी में मेरे ख्याल से, नहीं जो बाय सी, और उस वक्त वो ये दूसरी शिपमेंट है जिसके पैसे नहीं है उनके पास। और वहाँ पर अब सवाल ये है कि अगर कोई भी मुल्क की शिपमेंट देता है तो दूसरी ये कितने दिन चलेगी? इस पे तो बल्कि यहाँ तक हो रहा है कि जैसे ही जहाज लंगर अंदाज हो, ऐसा ना लोग धावा बोल दें और वहीं पे जहाज को ही में जो है पेट्रोल छीनने की कोशिश करें या ले जाने की कोशिश करें और वहाँ पे राइड शुरू हो जाएं। तो वहाँ पे फौज वगैरह खड़ी है। बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप अचानक आ जाती हैं, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आपको इल्म होता है। डॉलर नीचे, रुपया बेकदर हो गया, बिल्कुल बेकदर होता जा रहा है, और आपके जो अकाबरीन हैं वो इस बात पे तय नहीं कर पा रहे कि जी मतलब कैसे आगे जाना है, मईशत का क्या बनेगा। देखिए एक जगह एक पॉइंट क्रॉस हो जाता है ना, रेड लाइन तो मेरे ख्याल से बहुत पहले क्रॉस हो चुकी है।
ये उसके बाद मेरा सवाल है, को वापस नहीं ला सकते। आप श्रीलंका के मिसाल दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हुकूमत को फैसले करने चाहिए, आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात तो कर रही है हुकूमत, लेकिन जो सख्त फैसले बाद में अगर हुकूमत ने करने हैं, अगर वो अभी कर ले, तो क्या आप समझते हैं कि आवाम के लिए आने वाले दिनों में परेशानियां दूर हो सकती हैं या कोई मुश्किलात में कमी आ सकती है? नहीं, देखें, सख्त, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। पहले तो देखें, सख्त फैसले तो वो है ना कि आपने उनके साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं कि हमने सब्सिडीज खत्म करनी है, उसको तो आप रखें ना एक तरफ। ये मुझे बताएं कि ये डॉलर आप क्या उनको क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी स्टेट बैंक जो है वो खुद मुख्तार हो चुका है, हमने कमिट किया हुआ था, इसलिए स्टेट बैंक के पास जो है वो डॉलर और रुपए का रेट है, हम कुछ कह नहीं सकते। स्टेट बैंक के वाइसराय तो चले गए हैं, या पता नहीं कौन स्टेट बैंक को संभाल रहा है। तो मतलब आईएमएफ को हम के नाराज ना हो जाए आईएमएफ, तो हमने रुपया जाए जहन्नुम में, हमने बात भी नहीं बतानी लोगों को किसी ने आके कि भाई ये रुपया किस तरह। आप याद करें एक दौर में इसहाक डार साहब और शेख रशीद साहब, और 1 रुपया 2 रुपया ऊपर नीचे होता था तो एक हंगामा, एक जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वजाहतें होती थी। इस वक्त ऐसा लगता है कि सारे अवाम को छोड़ के भाग गए हैं लोग, कोई जवाब देने वाला नहीं है। लोग किसके पास जाएं? स्टॉक मार्केट रो रही है, उधर कारोबारी शख्सियात रो रहे हैं, उधर वो आपके पास जो है वो डॉलर्स 205 206 का डॉलर आज ओपन मार्केट 202 तक गया, उसके बाद वो जो है वो 200 गायब हो गया, मतलब डॉलर्स गायब होने शुरू हो गए हैं। अच्छा, इशू ये, और ये आपकी देखें, अगर आप कि ये सूरत हाल डेवलप होती है ना कि आपने बाहर से इंपोर्ट ही नहीं करनी, मतलब लग्जरी आइटम्स, मतलब कि गाड़ियों के ऑर्डर्स दिए हुए हैं, ये तो मतलब उसका दूसरा पहलू भी जहन में रखें। जो मैंने आपसे कहा है ना कि जो ड्यूटीज लगती हैं उनके ऊपर, बहुत ज्यादा ड्यूटी, अगर आप एक लग्जरी कार मंगाते हैं बहुत ड्यूटी लगती है उस पर, वो बहुत सारी ड्यूटी फिर आपके खजाने में जाती है, फिर आप कहते हैं ये बहुत सारा पैसा हमारे पास बाहर से हासिल हो गया, रेवेन्यू, वो तो फौरन ही आ जाता है ना। तो अब जब आप उनको बैन करते हैं तो ये ध्यान में रखेंगे डॉलर्स तो बचा रहे हैं, लेकिन वो जो ड्यूटीज जो रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है अब वो भी नहीं होगा। तो जी बहुत ज्यादा, मैंने कहा 51% रेवेन्यू तो उसके ऊपर से आता है, वो जो लग्जरी आइटम्स और ये सारी जो बाहर से लोग गाड़ियां मंगाते हैं और ये सारा करते हैं, और उस पर इतनी हैवी ड्यूटीज होती हैं कि वो रेवेन्यू में आपके बड़ा सहारा मिलता है मुल्क के रेवेन्यू को। 12 मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पहले तो मजबूत फैसले नहीं हो पा रहे, फैसले ही नहीं हो पा रहे, मजबूत तो छोड़ दें, फैसले ही नहीं हो पा रहे, ये ही नहीं। अभी तक हुकूमत अटकी हुई है इमरान खान साहब में, और इमरान खान साहब ने बहुत जबरदस्त अंदाज में हुकूमत को एंगेज कर लिया, और हुकूमत को एंगेज कर लिया है। और हुकूमत जो है, जो मुस्लिम लीग शहबाज शरीफ साहब हैं, मुझे ये बताएं कि अब शहबाज शरीफ साहब की यानी पंजाब में हुकूमत नहीं है, हुकूमत है नहीं है, एक सवालिया निशान है। वो कह रहे हैं हमजा शहबाज हैं, इलेक्शन कमीशन आज वजाहत कर देता तो शायद कोई क्लैरिटी, वो भी फैसला महफूज हो गया। ये मुल्क में महफूज हो जाते हैं फैसले, वो खुदा जाने मुल्क गैर महफूज हो जाता है, फैसले महफूज हो जाते हैं। अब वो यही नहीं पता कि वो नाहल हैं, अहल हैं, क्या इलेक्शन होगा, वो अदालत में चले जाएंगे दोबारा, एक कैओस बपा है मुल्क में। अच्छा, और इस अफरा तफरी में वो लॉन्ग मार्च का ऐलान होना है परसों। और मैं आपको एक बात हकीकतन बताऊं, ये बात शायद लोगों को इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन हकीकत में पाकिस्तान एक ग्रे जोन वॉरफेयर में आ गया है। ठीक है, मतलब तमाम तर ग्रे जोन के जितने, ये जो हाइब्रिड के हैं, ग्रे जोन के, उसके अंडर अटैक हो चुका है आपका। और ये बात बरसा मेरे ख्याल से कई महीनों से मैं डिस्कस करता रहा हूँ कि रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, लोगों में मायूसी, उसके बाद ये टेररिज्म शुरू हो गया अचानक। आप देखें वो गिलगित बल्तिस्तान से भी खबर आ रही थी, कराची में जो वाक़यात पेश हुए, ये हार्डकोर टेररिज्म है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो आप खारजा पॉलिसी आपकी डिफाइन नहीं हो पा रही, क्योंकि मुल्क के अंदर केओस है, बाहर के अदारों के ऊपर से दुनिया बड़े बड़े फैसले कर रही है, बड़े फैसलों की तरफ दुनिया जा रही है। फिनलैंड, स्वीडन, यानी ये फिनलैंड और स्वीडन वो मुल्क हैं जो, यानी आखिरी दफ़ा जो जंग हुई थी स्वीडन की, वो 1814 में हुई थी, उसके बाद जंग ही नहीं हुई स्वीडन की। तो स्वीडन और फिनलैंड की तो ठीक है, रशिया के साथ हुई लड़ाइयाँ, 2 लड़ाइयाँ, लेकिन वो नेटो में नहीं गए। और नेटो में थ्रू आउट कोल्ड वॉर उन्होंने डिसाइड किया कि हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम क्यों एक लॉबी में जाएं जी। अब वो जा रहे हैं नेटो में। इसका मतलब है, अगर आप वो बॉर्डर देखें फिनलैंड का, तो पूरा जो रशिया के साथ जो बॉर्डर लगता है फिनलैंड का, वो नेटो के पहले जितने एस्टोनिया और लिथुआनिया और ये सारे जो मुल्क थे, इनसे ये डबल हो जाएगा
और बिल्कुल फौजें आके बैठ जाएंगी फिनलैंड में। फिनलैंड की मिलिट्री बड़ी ज़बरदस्त है। हाँ। फिनलैंड और स्वीडन की मिलिट्री बहुत ज़बरदस्त है। और फिनलैंड का एक पुराना मामला भी है, उनकी एक लड़ाई हो चुकी है, उनका एक कुछ हिस्सा सोवियत यूनियन लेके जा चुका है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और तो उनकी कुछ माजी के भी पुरानी उनकी यादें हैं, लेकिन उसके बावजूद वो नेटो का हिस्सा नहीं बने। और नेटो का हिस्सा इसलिए नहीं बने कि जब उनका पीस एग्रीमेंट साइन हुआ 48 में, तो उसका एक हिस्सा ये था सोवियत यूनियन के साथ कि हम नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे। ठीक है। इस बात के ऊपर उनको जिसको कहते हैं ना पार्शियल किस्म की एक इंडिपेंडेंस मिली, और जिसको फिंडलाइजेशन भी कह कह के लोग छेड़ते रहे कि जी फिंडलाइजेशन हो गई है फिनलैंड की, असल में तो रशिया ही वहां बैठा है, देखो ये तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये एक मुआहदे का हिस्सा था जब सोवियत यूनियन और फिनलैंड के दरमियान जंगबंदी हुई थी दूसरी जंग अजीम के बाद, कि ये फिनलैंड जो है वो नेटो का हिस्सा नहीं बनेगा। फिनलैंड ने भी ऐलान कर दिया। उनकी मिलिट्री बड़ी ज़बरदस्त है, ट्रेंड है। F-35 से आ रहे जो हैं उनको अमेरिकन दे रहे हैं। दुनिया में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। टर्की ने यहाँ पे लॉक लगाया है, क्योंकि टर्की कहता है कि जी स्वीडन और फिनलैंड जो हैं, ये जो फतह गुलन के जो लोग थे और जो कुर्द हमारे जो जिनको तुर्की में दहशतगर्द तंजीमें करार दिया गया है, ये लोग इनको स्वीडन और फिनलैंड जो अपने यहाँ पनाह देते हैं। और गुलन मूवमेंट्स के लोगों को भी, जब तक इन लोगों को हमारे हैंड ओवर नहीं किया जाएगा तो तुर्की जो है वो इतराज करेगा, जैसे हंगरी ने इतराज किया था यूक्रेन के शामिल होने पे, इस तरह तुर्की ने इतराज कर दिया है कि फिनलैंड और कोई भी मेंबर जब इतराज करता है तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखते हैं तुर्की मानता है नहीं मानता, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड के ऊपर तुर्की ने इतराज किया। ये बड़े दुनिया में इवेंट्स हो रहे हैं। आज के दिन 18 तारीख को मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश भी एक माशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, उसकी डिटेल्स क्या है उसे बाद में बात करेंगे, लेकिन बांग्लादेश भी अपनी कुछ पॉलिसीज की वजह से माशी बहरान की तरफ बढ़ रहा है। सर, इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब। जी, और मैं आपको जी वक्फा ले, मैं आपको सिर्फ ये बात बता दूं कि अगर तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके मामला तय नहीं हुए थे तो इनको इलेक्शंस में चले जाना चाहिए। सर, जो काम हफ्ते बाद होना है वो आज करें। हर बोझ मरियम नवाज नहीं उठाएंगी। ठीक होगा। या तो मरियम नवाज को क़यादत दे दें, ठीक है, मरियम नवाज संभाल लें। हाँ। मरियम नवाज साहिबा का वोट बैंक है, क्राउड पुलर हैं नवाज शरीफ साहब। वरना ये जो कहना है, ये जो बात के सारा ढोल नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। सही हो गया, ठीक है। या डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब बात करें एस्टेब्लिशमेंट से। जी नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि अगर हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय नहीं पाते तो हुकूमत को इस वक्त इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए। नहीं, हुकूमत के एस्टेब्लिशमेंट से एक ज़ाहिर हुकूमत मौजूद है और उसके एस्टेब्लिशमेंट से एक ताल्लुकात तो होंगे और होने चाहिए। और मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो मजमूई तौर पे एक प्लान जो इस वक्त क्राइसिस है, मिसाल के तौर पे मईशत का एक, उसके ऊपर हुकूमत ने फैसला करना है। अब उसके ऊपर अगर हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट से बात करती है कि जी हम ये करने जा रहे हैं और आप इसमें आप सपोर्ट करें हमें, तो इस्टेब्लिशमेंट क्या सपोर्ट करेगी? मैं इसको इस हिकमत अमली को समझने से कासिर हूं। इसमें कैसे, मतलब इसमें अगर लोगों का एहतजाज शुरू हो जाता है, लोगों को परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इमरान खान साहब जो है उसको जाहिर है कि वो लोग जो हैं वो इमरान खान के ज्वाइन करते हैं एहतजाज को, तो उसमें इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल होगा? मतलब इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल चाहेगी कि दूर से दूर रहे इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस से। ये प्योर पॉलिटिकल क्राइसिस है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस में मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून, देखिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो फैसला साजी से क्यों कासे नजर आ रही है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ये कहना कि हम बोझ उठाएंगे, कैसे? वो कौन बोझ उठाएगा? कोई बोझ नहीं उठाएगा। शहबाज शरीफ साहब बोझ उठाएंगे और नवाज शरीफ साहब बोझ उठाएंगे। एक बात। दूसरी बात, देखिए मैं आपको मरियम नवाज साहबा की मैंने बात की, अच्छी लगे आपको, बुरी लगे, ख्यालात से इत्तेफाक को, इख्तिलाफ हो, ये सारा जो माहौल बना या मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बनाया या जो जल्द से पीडीएम के उतरे, या उसमें मरियम नवाज साहबा ने क्राउड पुलर लोग आए। अब मसला ये है कि सारा का सारा जो बोझ है
कि वो मरियम नवाज साहबा के ऊपर के जलसों में जी मरियम नवाज साहबा को दूसरा जलसा करो, तीसरा जलसा करो, चौथा करो, ये खत्म हो जाएगा। ये बयानिया नहीं चलेगा ज्यादा देर तक, क्योंकि इमरान खान का बयानिया इस वक्त ये है कि मेरी हुकूमत को दरमियान से हटा दिया गया, और हटा के अगर मुझसे बेहतर लोग ले आते तो शायद लोग कबूल कर लेते। ये तो आप ऐसे लोग ले आए, आपने हर एक को एक कोई वजह हुई, कोई उसका मुझे आपने दरमियान में हटा के, और आपकी आंखों के सामने लोग यहां से यहां, यहां से यहां अपनी वफादारियां बदलते रहे। किसी ने पैसे पकड़े, किसी से टिकट के वादे हुए, किसी को टिकट नहीं देंगे नवाज शरीफ साहब। क्यों देंगे लोगों को टिकट? भाई जो नवाज शरीफ को छोड़ के उधर चले गए, उधर से वापस आ गए, तो मुस्लिम नून का वोट बैंक कहां गया? सवाल यह सारा कि इस वक्त वो ये भी नहीं चाहते कि अच्छा इलेक्शन में जाते हैं, वो कैच 22 है। वो कहते हैं इलेक्शन में जा रहे हैं, इमरान खान कहेंगे मेरी फतह हो गई, और फिर वो कहेंगे आए क्यों थे भाई। तो ये एक ऐसी सूरत भी सब फंस गए हैं, सब ये गिरदाब में सब फंसे हुए हैं, और इनके फंसने की वजह से वो रियासत भी फंस गई है। तो ये अब या तो ये है कि एक जगह ये बैठेंगे, अब कौन बिठाएगा? क्योंकि अब मामला, मेरी जो बात हुई, बहुत से लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं वो शायद वो ऐसे ही कर रहे हैं जज्बाती। नहीं, इमरान खान साहब जेन्युइनली, हकीकतन वो जो है ना, वो यहां पे एक, आप समझें कि जब भी उनके लॉन्ग मार्च का ऐलान होगा तो उसके बाद वापस नहीं जाएंगे। वो वापस नहीं जाएंगे किसी सूरत, यानी अपने उस ऐलान से, उसके ऐलान के नतीजे में सड़कें बंद होती हैं जब तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता। वो मेरी उनसे जो उनके लोगों से बात हुई, इतने चार्ज हैं इस वक्त, इतने जोश में हैं कि वो इलेक्शन का डेट लिए वापस नहीं जाएंगे। अगर उससे पहले इलेक्शन की डेट का ऐलान हो जाता है तो ये होगा, जाहिर है हुकूमत की भी ईगो है, इसमें पार्टीज हैं, और उन्होंने भी ये फैसला या तो पहले करते, अब वो करते हैं तो इमरान खान कहेंगे कि देखो क्या हुआ, ये तो भाग गए डर के। तो ये कैसी, जिसके नतीजे में मुल्क रुका हुआ है, मुल्क रुका हुआ है। और मैं आपको श्रीलंका का सिर्फ ये बताऊं कि श्रीलंका में सिर्फ ये नहीं हुआ कि वहां पे पेट्रोल की, वहां पर उनको, जो लोग श्रीलंका गए हैं वो जानते हैं कि श्रीलंका एक हरियाली है, एक आपको सब शादाब मुल्क नजर आता है। वहां पे खेत हैं, वहां पे दरख्त हैं, वहां पर फसलें खराब हो गई हैं इस साल, फसलें नहीं होने जा रही क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए पैसे नहीं है। सही। पाकिस्तान में जो लग्जरी आइटम्स और ये पैसा और रुपया और ये सारा जो कुछ हो रहा है, रुपया बेकदर हो रहा है, इसके नतीजे में आपके अस्पतालों की फीसें, आपके जो इम्पोर्टेड जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम बनाते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम नहीं बना सकते, जो नहीं बना सकते या जो बनाते भी हैं मेडिसिन, उनकी केमिकल्स बाहर से आते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो बाहर से आता है, जो हमें डॉलर्स में देना पड़ता है, खुदारा हमें डॉलर्स में देना पड़ता है, और हम जब लोगों को देते हैं तो रुपए में बेचते हैं। खुदारा इसको यहां रोकें। मतलब हम तो गुजारिश कर सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं इनसे, लेकिन अगर फैसला साजी ही नहीं हो पा रही, अगर समझ ही नहीं आ रहा कि इलेक्शंस में जाना है नहीं जाना, कौन किस पेज पे है, कोई पेज है नहीं है, लोग सड़कों पे हैं, लोग बेजार हैं। अब लोगों ने यह भी पूछना छोड़ दिया कि यार बिजली कितने घंटे की लोड शेडिंग होगी, एक ऐलान हो जाता है इतने घंटे की लोड शेडिंग होगी। आप यकीन करें, ये इसी पाकिस्तान में कुछ अर्से पहले बाकायदा एक अनाउंसमेंट, उसका रीजन बयान होता था कि इतने घंटे बिजली की लोड शेडिंग होगी, उसकी ये वजह है। और खासतौर पर मुस्लिम लीग नून तो बहुत ही ज्यादा हसास थी इस मामले में। अब 8 घंटे हो, 10 घंटे हो जाए, 12 घंटे हो जाए, मिनिस्टर कौन है एनर्जी का मैं नहीं जानता, वापडा किसके अंडर है, के इलेक्ट्रिक को कौन देख रहा है, सारे के सारे वजारतें, हुकूमतें, ये इन लोगों की बज़ाहिर जो हमें नजर आता था हकीकतन, और खास तौर पे कुछ अर्से पहले तक दोबारा, कि ये ठोकरों में शायद वजारतें कुछ लोगों, कुछ शख्सियात की, लेकिन वो कैसे अब बैठे हैं वजारतें लेके, मैं समझने से कासिर हूं। खासतौर पर मुस्लिम लीग नून के लोग, यानी मुस्लिम लीग नून की शख्सियात, यानी उनके मुंह से रोज मैं जब सुनता हूं इमरान खान साहब को गालियां, तो मैं कहता हूं यार एक मिनट ठहर जाओ, ये बात क्यों नहीं कर रहे कि आज लोड शेडिंग की, ये इमरान खान के अंदर क्यों, ये हमें क्यों नहीं बता रहे कि जी लोड शेडिंग जो है वो क्यों हो रही है, ये रुपया जो है ये क्यों बेकदर होता जा रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब क्यों नहीं आते इमरान खान साहब को गालियां देने के, यानी कोई आगे की बात करेंगे तो मुल्क चलेगा ना आगे। अब आप मुझे बताइए, आपने कह दिया कि पीएसडीपी का बजट कम होगा, यानी जो एक्सपेंस होते हैं, जो बजट होता है जो दिया जाता है लोगों को, उसमें हम वो कमी कर देंगे। उसके नतीजे में क्या होता है, उसके लिए माशी सरगर्मियां रुक जाती हैं। आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है ना, आपके मजदूर को पुल बन रहा है, कुछ सड़कें बन रही है कुछ, लेकिन अगर आपने उसको रोक दिया तो उसका नतीजा क्या कि आपकी मईशत ठंडी भी होनी शुरू हो जाती है, आपके काम चलने शुरू, प्रोजेक्ट्स बनने शुरू कम हो जाते हैं, लोग दिलचस्पी, अच्छा जी कुछ भी नहीं हो रहा, अच्छा जी तालीम का बजट भी कट हो गया, हेल्थ का भी कट कर दिया, इसका भी कट कर दिया, उसका भी कट दिया, और अल्टीमेटली
डिफेंस का भी, उसके ऊपर भी आवाज उठेगी। डिफेंस के बजट पे क्यों नहीं उठेगी आवाज? और आज की दुनिया में वो एक तो है ना कि टैंक्स दिखाने आपको, एक तरफ ये है कि आपने वो जहाज दिखाने, एक तरफ आपने दुनिया को मरूब भी करना है, सब मेरीन्स भी दिखानी है, फ्लीट्स बनाने, दूसरा आपने ये हाइब्रिड वॉर में और स्पेस में आपको हजार और चीजें चाहिए, आपको सेमीकंडक्टर खरीदने हैं, आपको बेशुमार और ऐसी चीजें लेनी है जो कि आपको सिर्फ डॉलर्स में पेमेंट्स करनी है। तो मैं तो साइबर सिक्योरिटी है, साइबर कमान है, बहुत कुछ ऐसा। अब मैं तो इस बात पे हैरान हूं कि जैसे श्रीलंका में मैन मेड क्राइसिस था, ये पाकिस्तान में मैन मेड क्राइसिस है। तारीख कभी भी इस दौर में जो कुछ हुआ ये और जो अब भी हो रहा है, जो अब भी हर गुजरते रोज के साथ, यानी $2.5 जो है महंगा हो गया, इतने रुपए महंगा हो गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। $17.5 महंगा होना एक महीने में, ये क़यामत नहीं है? मुझे बताएं कि इसके ऊपर कोई बयान भी ना आए, कोई वजाहत भी ना आए। कल क्या होगा किसी को नहीं पता। कल स्टॉक गिरेगी, शुरू होगी, कल 208 हो जाएगा, 205 हो जाएगा। कोई है ही नहीं इस मुल्क में जो जवाब दे अवाम को। मैंने कम से कम अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा। सर बहुत कोई शुक्रिया, ना कोई होता जरूर था जो आके जवाब देता था। बहुत शुक्रिया नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।